और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जब से ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ना मी A3, तब से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है इस फ़ोन में कि आखिर ये फ़ोन अच्छा है या फिर बुरा है। I mean, खरीदा जाए इसको या फिर नहीं खरीदा जाए। तो करीब कुछ 15 दिन हो गए, मैं 15 दिनों से इस फ़ोन को कंटिन्यूस यूज़ कर रही हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये फ़ोन एग्जैक्टली में कैसा है, किस तरह का परफॉर्म करता है, इस फ़ोन का डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा काम करता है, फ़ोन हीट करता है या फिर नहीं, या फिर फ़ोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन यार ये वीडियो शुरू करने से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आप लोगों से करनी थी। मैंने बहुत बार ये चीज़ नोटिस करी है यार कि काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ज़रूरत होती है एक अच्छा स्मार्टफोन परचेस करने की, लेकिन बजट कम होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन यार अगर आपको ऐसे बजट रिलेटेड इश्यूज फेस हो रहे हैं या फिर किसी भी इमरजेंसी काम के लिए अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मनी टैब। आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके लोन ले सकते हो। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें जब आप लोन लेगो ना तो आपको इंस्टेंट लोन मिल जाएगा। पर्सनल लोन की तरह नहीं है कि 4 से 5 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज इसमें आप मिनिमम टू मिनिमम 3000 तक का भी लोन ले सकते हो जो कि इंस्टेंट अप्रूव हो जाएगा। कई बार होता है ना कि हमारा रेंट हमें भरना पड़ रहा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है और हमारी सैलरी थोड़ा लेट आने वाली है, तो उस केस में आप यहाँ पर मिनिमम अमाउंट में भी लोन ले सकते हो, जो काफ़ी अच्छी बात है। एंड यार एक और बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आप इस ऐप को यूज़ करके लोन लोगे ना, तो जब तक आप पैसा विड्रॉ नहीं कर लेते तब तक आपको किसी भी तरीके का यहाँ पर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको देना पड़ता है पर्सनल लोन में। तो ये इसकी एक और अच्छी बात है। बाकी यार इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, डाउनलोड वगैरह करना है, तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, अभी अगर सबसे पहले बात की जाए इस फोन के वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर के बारे में जो है इस फोन के कैमरास, तो यार सबसे पहले तो आप लोगों को बता देना चाहूंगी फोन में ट्रिपल रियर कैमरास दिए गए हैं 48+8+2 मेगापिक्सल के, जिसके आप चाहे नॉर्मल मोड से फोटोज ले लो, चाहे आप पोर्ट्रेट मोड की फोटोज देख लो, सारे ही फोटोज में आपको भर भर के डिटेलिंग देखने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा शार्प फोटोज है, काफी अच्छे कलर्स मेंटेन करे गए हैं। इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूंगी जितने भी फोटोज है ना यार, उन सबको काफी हद तक नेचुरल रखने का ट्राई किया गया है, जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है इस फोन के कैमरास में। हाँ, अगर आप यहाँ पर AI मोड से भी फोटो लेते हो ना, तो वहां पर आपको हल्के फुल्के कलर्स बूस्टेड मिल जाएंगे, लेकिन जो ओवरऑल फोटो है वो दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। बाकी यार अगर आप ऐसे डायनेमिक रेंज वाले फोटोज लेना चाहते हो तो एक चीज बोलना चाहूंगी, ये फोन बहुत ही कमाल की डायनेमिक रेंज भी कैप्चर करता है, आपको फोटोज पसंद आने वाले हैं ओवरऑल। एंड यार अलग से एक स्पेशल लेंस दिया हुआ है 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जो इनफ वाइड फोटोज तो ले लेगा, लेकिन अगर आप ऐसे बहुत ही ज्यादा डीप में देखोगे तो आपको वहां पर डिटेलिंग थोड़ी सी मिस नजर आएगी। बाकी अगर वीडियो सैंपल्स के बारे में बात की जाए तो ओवरऑल जो वीडियो का फुटेज है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि बहुत ही स्मूथ स्टेबलाइजेशन है। बाकी का परफॉर्मेंस आप खुद चेक कर सकते हो। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फ़ोन के रियर कैमरा से 1080p 30 fps में। यहाँ पर हमें स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। बाकी यार आप खुद देख सकते हो कि कलर्स वगैरह किस तरह के आ रहे हैं, डायनेमिक रेंज वगैरह कैसी है, परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। एंड यार वीडियोस के मामले में ना मुझे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस फ़ोन की, वो ये है कि वाइड एंगल वाले लेंस से आप वीडियोस भी बना सकते हो। एंड उससे भी अच्छी बात ये है कि अगर आप वाइड एंगल से वीडियो बनाओगे ना तो वहाँ पर भी आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। उसका भी सैंपल आप खुद चेक कर सकते हो। वैसे यार इसमें अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में हमें वाइड एंगल में वीडियोस रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऊपर से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। बाकी कलर्स वगैरह तो आप खुद देख सकते हो कि किस तरह के आ रहे हैं।
बाकी इसके अलावा अगर फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों को 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। एंड यार इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से आप एक्चुअली में 32 मेगापिक्सल के फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो, जिसमें आपको डिटेलिंग में अगेन बता रही हूँ बहुत ही कमाल की डिटेलिंग कैप्चर करता है। बहुत शार्प फोटोज़ देखने को मिलेगी, कलर्स वगैरह, स्किन टोन सबको बहुत ज़्यादा नेचुरल रखने का ट्राई करता है फ्रंट कैमरा भी। चाहे आप यहाँ पर नॉर्मल मोड के शॉट्स देख लो या फिर पोर्ट्रेट मोड के, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा। बाकी यार इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से अगर आप वीडियोस लेना चाहते हो तो फ्रंट पे आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो वीडियोस का फुटेज आया है वो काफ़ी सही आया है। सैंपल आपके सामने है। और ये वीडियो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps में। यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन यार आप लोग देख सकते हो कि कलर्स किस तरह के आ रहे हैं, एक्सपोजर कैसा मेंटेन कर रखा है, डायनेमिक रेंज कैसी है, सब आप चेक कर सकते हो। तो यार यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बताऊं इस फ़ोन का फ्रंट और बैक कैमरा की परफॉर्मेंस, तो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोच रहे हो ये फ़ोन परचेज करना तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फोटोज़ कैप्चर करता है इस फ़ोन के रियर और फ्रंट कैमराज। वैसे अभी अगर बात की जाए इस फ़ोन की डिस्प्ले, डिज़ाइन और लुक्स के बारे में, तो यार यहाँ पर एक चीज़ तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बोलना चाहूँगी कि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन्स में से एक है। I mean, इस फ़ोन को जैसे आप पकड़ोगे ना, आपको डेफिनेटली ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई इसका जो फील है ना ये तो बहुत प्रीमियम है। एक तो पहली बात बहुत कॉम्पैक्ट है, इस वजह से हाथ में तो बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। साइड में जो फ्रेमिंग दी हुई है, आगे पीछे जो ग्लास बैक दिया हुआ है वो भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ, ये आपको डेफिनेटली इस फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील करवाने में हेल्प करेगा। एंड यार पीछे की तरफ का जो डिज़ाइन है ना, I mean, आपको बहुत ही सिंपल और यट बहुत एलिगेंट डिज़ाइन दिया गया है। थोड़ा रैम्बो तरीके का यहाँ पर ग्रेडियंट देखने को मिलता है वाइट कलर में, जो बहुत ही क्लासी दिखता है। एंड यार आप देख सकते हो ऑब्वियसली कि पीछे की तरफ कोई भी किसी भी तरह का फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया हुआ है। इसका साफ मतलब है कि फ़ोन में हम लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जिसको वैसे तो कंपनी ने बोला है कि ये 7th जनरेशन का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, लेकिन यार मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्लो परफॉर्म करता है। होपफुली अगर 7th जनरेशन का है तो शायद OTA अपडेट्स के थ्रू ये और ज़्यादा फास्ट हो जाए, लेकिन हाँ अभी इन कुछ 15 दिनों में जितना मैंने यूज़ किया है मुझे ये स्लो फील हुआ है। बाकी यार डिस्प्ले के बारे में बोलना चाहूँगी, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली चीज़ है इस फ़ोन के बारे में। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले छोटी देखने को मिलती है, इसी वजह से फ़ोन कॉम्पैक्ट है वैसे, बट यहाँ पर डिस्प्ले की जो बात है वो ये है कि फ़ोन के अंदर HD+ डिस्प्ले दिया हुआ है एमोलेड पैनल के साथ। तो एमोलेड पैनल होने की वजह से ना आपको बहुत ही अच्छे कलर्स देखने को मिलेंगे। सारे कलर्स बहुत प्यारे निकल के आते हैं, क्योंकि डीप ब्लैक्स आपको काफ़ी अच्छा दिखता है। बाकी बट यार एक चीज़ है कि 720p रिजोल्यूशन होने की वजह से आपको जो शार्पनेस है उसमें डेफिनेटली कमी देखने को मिलेगी। बट एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप HD+ स्मार्टफोन अभी के टाइम पर यूज़ कर रहे हो और अगर आप HD+ से ही इस फ़ोन पर शिफ्ट होते हो तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इनफैक्ट आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि HD+ है, ऊपर से एमोलेड पैनल दिया हुआ है, तो ओवरऑल आपको अच्छा फील होगा। लेकिन अभी के टाइम पर अगर आप फुल HD+ स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, चाहे IPS LCD यूज़ कर रहे हो या फिर एमोलेड, तो डेफिनेटली अगर आप इस फ़ोन में स्विच करोगे ना तो आपको शार्पनेस में कमी देखने को मिलेगी। कुछ तो वियर्ड ज़रूर से फील होगा इस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले के मामले में। तो हाँ, HD+ से HD+ में कर रहे हो तो अच्छा फील होने वाला है। खैर अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगर फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यार यहाँ पर बोलना चाहूँगी इस स्मार्टफोन में ना आपको स्नैपड्रैगन 665 चिपसेट देखने को मिलेगा, जिसमें अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाला कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो ना तो ये फ़ोन बहुत ही कमाल का परफॉर्म करेगा। I mean, सारे टास्क बहुत ही स्मूथ तरीके से परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप PUBG वगैरह खेलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम इसमें बैलेंस ग्राफिक्स एंड मीडियम फ्रेम रेट में खेलने का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप डिसेंट तरीके से खेल पाओगे। हाँ, HD में नहीं खेलने का मौका मिलेगा, फिर भी आप काम चला सकते हो इस फ़ोन में गेमिंग के मामले में। बाकी यार इस फ़ोन का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है ना उसको मैं बोलना चाहूँगी
काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न है। एक तो फ़ोन में UFS 2.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक्चुअली में जो ऐप लोडिंग टाइम और ऐप ओपनिंग टाइम वगैरह जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और बहुत ही स्मूथ परफॉर्म कर जाता है। एंड हाँ, एट द सेम टाइम मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी रैम मैनेजमेंट की। इस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। बाकी यार अभी अगर आप मुझसे ये पूछोगे क्या ये स्मार्टफोन हीट करता है या फिर नहीं, जो कि मुझे लगता है आजकल एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, तो यार यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि इस फ़ोन को अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सट्रीम यूज़ में ले लोगे ना तो डेफिनेटली इस फ़ोन में भी आपको हीटिंग इश्यूज मिलेंगे। होपफुली फ्यूचर अपडेट्स के थ्रू उसको ठीक कर दिया जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल तक मैंने इसको जितना यूज़ किया है मुझे इस फ़ोन में हीटिंग फील हुई है। बाकी यार इन सब चीज़ों के अलावा ना कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन करना चाहूंगी, जैसे कि नेटवर्क एंड कॉल क्वालिटी को लेके इस फोन में मुझे कहीं पर भी कोई इशू नहीं नजर आया है। इनफैक्ट जितनी भी कॉल्स मैंने रिसीव करी है या फिर सामने वाली पार्टी की तरफ से मुझे कभी भी ऑडियो को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं नजर आई है, ना ही सामने वाली पार्टी ने इसके रिगार्डिंग मुझे कोई कंप्लेन करी है। एंड हाँ, डेफिनेटली इस फोन के जो स्पीकर्स हैं वो काफी ज्यादा लाउड है एंड काफी क्लियर साउंड सुनाई देती है, तो मुझे नहीं लगता स्पीकर्स को लेके भी आपको कभी कोई दिक्कत आएगी। एंड यार जो Mi A2 में 3.5 mm का ऑडियो जैक ना देके जो गलती करी थी ना Xiaomi ने, वो थैंकफुली इस फोन में नहीं करी है। इस फोन में 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है, जिसकी साउंड भी एक्चुअली में काफी अच्छी सुनाई देती है, वहां पर भी कोई इशू नहीं नजर आएगा। बाकी यार जो यहाँ पर सिम स्लॉट होता है वो अगेन हाइब्रिड सिम स्लॉट ही है, यानी कि या तो आप 2 सिम कार्ड लगा के रख सकते हो या फिर एक सिम और एक SD कार्ड लगा कर रख सकते हो। और लास्ट अभी अगर बात की जाए इस फोन की बैटरी के बारे में, तो यार यहाँ पर ना हम लोगों को 4030 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि आपको आराम से यार 1 दिन तक का बैकअप तो दे देगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन इसको चार्ज करने के लिए जो बॉक्स के अंदर चार्जर मिलता है ना, वो है 10 वॉट का चार्जर। उससे अगर आप चार्ज करोगे ना तो टोटल 2 घंटा 15-20 मिनट के आसपास का टाइम लग जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी ये फ़ोन ना 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगर आपको फास्ट चार्ज करना है फ़ोन को तो आपको अलग से 18 वॉट का चार्जर खरीद के लाना पड़ेगा इस फ़ोन के लिए, तो वो एक चीज़ है। आप देख सकते हो कि आपको फास्ट चार्ज करना है या फिर 10 वॉट के चार्जर से काम चलाना है। तो यार अभी लास्ट अगर आप उसे ये पूछोगे क्या ये स्मार्टफोन परचेस करना चाहिए या फिर नहीं 13,000 की प्राइस में, तो यार देखो इस फ़ोन में ना आपको 2 कमियाँ देखने को मिलेगी। पहली तो ये है कि फ़ोन के अंदर HD+ डिस्प्ले दिया हुआ है। दूसरी ये है कि फ़ोन के अंदर आप एकदम एक्सट्रीम लेवल के या फिर हाई एंड गेम अच्छे से नहीं खेल पाओगे। बाकी इन सब के अलावा मुझे लगता है कि ये एकदम परफेक्ट स्मार्टफोन है। इनफैक्ट अगर आप Android One चाहते हो, एकदम प्रीमियम और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहते हो जो कि लुकिंग में भी अच्छा लगे, अच्छे कैमरास चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो। मैं ऑब्वियसली इस फ़ोन को रिकमेंड करना चाहूँगी। तो दोस्तों बस यही था इस फ़ोन का डिटेल रिव्यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया ना यार तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।